बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम बात करने वाले हैं कल के वाकये के हवाले से कि कल क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने प्लानिंग की, क्या एक्चुअली में प्लान था वगैरह वगैरह। ये तमाम तर चीजें हम कल के जो वाकया हुआ था 8 मार्च का लाहौर के अंदर और जो दहशतगर्दी पुलिस की तरफ से की गई, इन शॉर्ट पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो दहशतगर्दी सियासी वर्करों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर की गई, उसके हवाले से हम डिटेल में बात करेंगे और कुछ तारीखी मिसालें भी दूंगा, कुछ आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि स्टेट कैसे चलता है, क्या करना चाहिए, क्या होगा। ये वो चीजें जो हम डिटेल से इस ऑडियो लॉग के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले तो अफसोस की बात है, वो जो बेचारा अली बिलाल था जो थोड़ा सा मेंटली इम्पेयर्ड भी था, उस बंदे को जाकर भून के रख दिया पुलिस वालों ने, बगैरती थी। बहरहाल ये फौज के हुक्म पर हुआ है, पुलिस वालों की कोई औकात वगैरह नहीं है। इसमें सारी की सारी इन्वॉल्वमेंट जितने भी पुलिस वाले ये सारे के सारे फौज की वजह से आए, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक डिटेल से बता देता हूँ कि प्लानिंग वगैरह क्या थी, किसने की, कहाँ की, फिर आर्मी को कैसे लूप में लिया गया, आर्मी ने कैसे लूप में लिया, ये वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। ये 27 जनवरी की जो बात कर रहे हैं ना आपके मेजर आदिल राजा साहब, ये एक मीटिंग हुई थी, लेकिन इससे आगे भी एक और मीटिंग हुई थी जो हुई थी शहबाज शरीफ के दरमियान और आसिफ जरदारी के दरमियान। उसमें ये डिसाइड किया गया था कि हमने कैसे मतलब है ना इमरान खान को अरेस्ट करना है, इलेक्शन को सबोटाज करना है और उसके बाद जो रिपरकशन आएंगे केपी में खास तौर पर आएंगे, उसको हमने टैकल करना है। अब यहाँ पर आप देखें कि बलूचिस्तान के हवाले से बातें की गई कि बलूचिस्तान की तरफ इमरान खान को ट्रांसफर करना है। वजह यह है कि बलूचिस्तान के अंदर कोई रिट ऑफ द गवर्नमेंट वगैरह है नहीं, ना ही लॉ अप्लाई होता है, वो एक लॉलेस लैंड है, ला कानूनियत की इंतहा है वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर ट्रांसफर करके जो भी करना चाहे बंदा कर सकता है। अब ये इमरान खान के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है कि बलूचिस्तान को लॉलेस लैंड रहने क्यों दिया गया। वहां पर लॉ अथॉरिटी कानून वगैरह के लिए 3 साल 3.5 साल इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इमरान खान ने क्या कंट्रीब्यूट किया। सो ये इमरान खान की जो पार्टी है उसके अंदर जो इनबिल्ट वीकनेसेस हैं, उसी का जो सारा का सारा खामियाजा है वो सारा का सारा इमरान खान के सामने आ रहा है। इमरान खान ने 3.5 साल में जो कुछ भी किया, जहां पर उसने कमजोरी दिखाई, वो सारी की सारी उसके सामने खुलकर आ रही है। इमरान खान ने आर्मी के ऊपर कमजोरी दिखाई, लीनियंसी दी, आर्मी का सारा तमाशा अब इसके सामने आ रहा है कि आर्मी कितनी ड्रैकोनियन है। जब भी इमरान खान किसी भी मॉब को क्रश करने के लिए पुलिस को ऑर्डर देता था तो पुलिस जवाब देती थी कि हम ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकते, हम कानून के दायरे में रहेंगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, कानून सुप्रीम होता है। सो इमरान खान को कानून की बात समझाकर, सुनाकर चुप करवा दिया जाता था कि आईनी तौर के ऊपर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान में, तो कहाँ है कानून, कहाँ है आइन। सो ये आइन वगैरह कानून ये सब कुछ तमाशा होता है। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो बार बार यही कानून की, आइन की राख लपाटी जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल एक्टिविज्म ये आपको दिखेगा, आपको एसी आर्मी के धमाशे दिखेंगे, आपको बहुत कुछ दिखेगा। फिर कानून, आइन, दस्तूर, इंस्टीट्यूशनल सुपरमेसी, ये क्या होता है, वो क्या होता है। एक्चुअली में ये सरासर तमाशा होता है और कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को कमजोर करने के चोचले होते हैं, बहाने होते हैं इदारों की तरफ से। हर कानून के पीछे जो बेसिस होती है ना, वो विल ऑफ द पीपल होती है। ये किसी को मतलब है ना शक नहीं रहना चाहिए। हर कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे विल ऑफ द पीपल होती है, पार्लियामेंट के पीछे भी विल ऑफ द पीपल होती है, प्राइम मिनिस्टर के पीछे भी विल ऑफ द पीपल होती है। विल ऑफ द पीपल होती है ना, वो सुप्रीम होती है किसी भी जमहूरी मुआशरे के अंदर। अगर विल ऑफ द पीपल को क्रश किया जाता है तो उसे कहा जाता है डिक्टेटरशिप या फैशिज्म, यानी चंद लोग मिलजुल कर आपस में इस तरह का हुकूमत के ऊपर कब्ज हो जाए कि वो विल ऑफ द पीपल को क्रश करने के लिए हुकूमत की अथॉरिटी को यूज करे। अब ये विल ऑफ द पीपल को क्रश कैसे किया जाता है, डिक्टेटरशिप के शुरू किया जाता है। अब ये किसने किया था विल ऑफ द पीपल को क्रश करने की शुरुआत? ये अमेरिकन ने किया था। अमेरिकन भले ही पूरी दुनिया के अंदर ये लताड़ते फिरे कि ये जमहूरियत के हिमायती हैं वगैरह वगैरह, लेकिन कम्युनिस्ट को क्रश करने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा डिक्टेटरों को सपोर्ट किया थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी उन लोगों के सामने यही ऑप्शन था कि डेमोक्रेसी को इनकरेज किया जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने डेमोक्रेसी को इनकरेज वगैरह नहीं किया। मिडिल ईस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं किया कि वजह यह थी कि मिडिल ईस्ट में अगर डेमोक्रेसी इनकरेज होती तो विल ऑफ द पीपल एक्सरसाइज होती, विल ऑफ द पीपल एक्सरसाइज होती तो विल ऑफ द पीपल के सामने इजराइल नहीं ठहर सकता। इजराइल का एग्जिस्टेंस अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल है जो कि मिडिल ईस्ट में अंदर लोग रह रहे हैं। सो इसी वजह से इजराइल को बचाने के लिए वहां पर भी आप देखेंगे किस तरह से एक तरह का केओस एनार्की मैनेज करके रखी हुई है अमेरिका ने। बहरहाल आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने ये सारी की सारी वार गेमिंग वगैरह की शहबाज शरीफ के साथ मिलकर, और उसके बाद नतीजा ये निकला गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या कोशिश ये की जाएगी कि इनको इलेक्शन कैंपेन फ्रीली रन नहीं करने दी जाए। अगर इलेक्शन कैंपेन फ्रीली ये लोग रन करेंगे तो ये ज्यादा सीटें लपेट सकते हैं। सो इसीलिए इनको इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल भी नहीं करने दी जानी। सो ये थी वो ओवरऑल पिक्चर। और उसके बाद एक और ऑब्जेक्टिव ये था कि इमरान खान को समहाउ अरेस्ट करके बलूचिस्तान ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसके बाद यहाँ पर इलेक्शन में पीटीआई के पास कोई भी नहीं होगा और चौधरी परवेज इलाई के थ्रू पार्टी को मैनेज वगैरह किया जाए। और चौधरी परवेज इलाई भी लूप में था इनके साथ। सो ये किसी को शक नहीं होना चाहिए। बहरहाल समहाउ इलेक्शन भी हो जाएंगे, पीटीआई पावर में भी आ जाएगी, लेकिन पावर में आना कोई अचीवमेंट नहीं है। पावर से
से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पावर को हासिल कैसे किया जाए। आप सबको समझना पड़ेगा कि मॉडर्न नेशन स्टेट में आर्मी सबसे ज्यादा ताकतवर है और पुराने नेशन स्टेट में भी आर्मी सबसे ज्यादा ताकतवर थी। सो यहाँ पर आर्मी की जो सुपरमेसी है इसे तो डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन मसला ये है कि एक जमहूरी मुआशरे में आर्मी को कंट्रोल किया जाता है, लीगल क्वेश्चंस उठाए जाते हैं आर्मी के ऊपर, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम रखा जाता है, बड़े अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली रेगुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर मसला यह है कि हमारी आर्मी रेगुलेट नहीं है। अब हमें अपनी आर्मी को रेगुलेट करना है, इसे डेमोक्रेटाइज करना है, इसको आइन के दायरे के अंदर लाना है और इसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल हासिल करना है, यानी जमहूरी इंस्टीट्यूशन ने आर्मी का कंट्रोल हासिल करना है। ये है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो इमरान खान ने करना है। अगर इमरान खान आर्मी के ऊपर कंट्रोल करने में कामयाब हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईजा आ जाए, उसका बाप आ जाए, यहाँ पर 12 के 12 सुप्रीम कोर्ट के जजेस इमरान खान के खिलाफ हो, अगर पार्लियामेंट और आर्मी एक तरफ खड़े हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं बचती। ये मैं सीधी सीधी बात बता देता हूँ। इलेक्शन के बाद इमरान खान को पार्लियामेंट तो मिल जाएगी, प्राइम मिनिस्टरशिप भी मिल जाएगी, लेकिन आर्मी नहीं मिलेगी। इमरान खान को आर्मी का कंट्रोल हासिल करना पड़ेगा। अगर इमरान खान ने आर्मी का कंट्रोल हासिल नहीं किया, और ऐसा वैसा कंट्रोल नहीं कि कोई ऐसा बंदा आ जाए जो न्यूट्रल हो, न्यूट्रल बंदा भी नहीं चाहिए, हमें वो जनरल चाहिए जो पीटीआई की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हो, पीटीआई के नैरेटिव को सपोर्ट करता हो, जो पीटीआई का डाई हार्ड वर्कर हो। ऐसा जनरल हमें फौज की कमांड में चाहिए, ऐसे ऑफिसर्स हमें फौज की आर्मी के अंदर चाहिए, आर्मी की रैंक एंड फाइल में चाहिए, तब जाकर आपका आर्मी के ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल होगा। और जब ये लोग पीटीआई के आइडियोलॉग्स जाकर आर्मी को कंट्रोल कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने जो भी स्टेट का स्ट्रक्चर है, ये सरासर छोटा सा बचा स्ट्रक्चर है, इसकी कोई हैसियत नहीं रहने वाली आपके सामने। सो ये इमरान खान के लिए एक बड़ी अपहिल टास्क होगी कि आर्मी के ऊपर कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश करना है। मैंने बहुत सारे वीडियोस इसके ऊपर या ऑडियोस बना दिए हैं कि आपको एक और 4 स्टार जनरल प्रमोट करना पड़ेगा, आईएसआई को आर्मी के कंट्रोल से निकालना पड़ेगा। सो आर्मी के ऊपर जब आपका इफेक्टिव कंट्रोल हो जाएगा, फिर आप एक पैरामिलिट्री फोर्स यानी रेंजर्स बना सकते हैं जो आप सिविलियन कंट्रोल में ला दे। उसके बाद आप आसिफ जरदारी को पकड़े, नवाज शरीफ को पकड़े, चीफ जस्टिस को पकड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल मीडिया भी आवाजें उठाएगा तो क्या उखड़ लेगा। हम एक नेशन स्टेट है, किसी के बाप के हुक्म से तो नहीं चलते ना करे कोई मदद, दुनिया पुट कर दे हमें आइसोलेशन में, फिर भी हम सर्वाइव कर जाएंगे। आइसोलेशन से भी ज्यादा आजकल फर्क नहीं पड़ता, आजकल दुनिया आइसोलेशन में भी चल रही है। सो ये भी एक मतलब तल्ख हकीकत है कि अगर आइसोलेशन में हमें रखेंगे तो एक न्यूक्लियर पावर को आइसोलेशन में रखना बेवकूफी है। इंडिया ने बड़े डिजाइन बनाए आइसोलेशन के हवाले से। अगर इंडिया हमें आइसोलेट करने में कामयाब भी हो जाए तो न्यूक्लियर पावर जब भी आइसोलेट होता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक आइसोलेशन होती है। ये वो आइसोलेशन होती है, और जो जिस ज्योग्राफी में पाकिस्तान है, इसकी आइसोलेशन इतनी खतरनाक होगी, जिसका सेंट्रीपिटल अटैक इतना बड़ा खतरनाक जाएगा कि सेंट्रल एशिया से लेके, ईरान से लेके, मिडिल ईस्ट से लेके दिल्ली तक पाकिस्तान का कंट्रोल हो जाएगा। और ये अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स, जो सेंसिबल पॉलिसी मेकर्स हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को आइसोलेशन में नहीं डाला जा सकता, लेकिन इंडिया कहता है कि हम आइसोलेशन में डालेंगे। और इंडिया ने अपनी लॉबिंग की है अमेरिका के अंदर, और अमेरिका के कांग्रेसमैन को एग्री भी करवा दिया है। लेकिन जिस दिन ये बम फटेगा आइसोलेशन का, तो इंडिया के भी होश उड़ जाएंगे, अमेरिका के भी होश उड़ जाएंगे कि ये न्यूक्लियर पावर को कभी भी आइसोलेट नहीं किया जा सकता। अब लोग कहेंगे नॉर्थ कोरिया तो है, ईरान भी है, ये वो है, ये अलग तरह के स्टेट है। ईरानियन अपनी आइडियोलॉजी को जिस तरह से ड्राइव करता है वो शियाइज्म की बुनियाद के ऊपर ड्राइव करता है, और ईरानियन टेक्नोलॉजिकली इतने सेवी भी नहीं है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस है। हमारी आइसोलेशन हमें रिफॉर्म कर देगी, हमें अच्छे तरीके से अपने अंदर रिफॉर्म कैरी आउट करने की इजाजत दे देगी, जिसकी वजह से हम अपने आप को इनोवेट कर पाएंगे। आइसोलेशन से ये होता है कि आपकी ग्रोथ नहीं होती जिस लेवल पे ऊपर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि आपकी सस्टेनेबिलिटी होती है, और अगर आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस नेशन है तो आप बहुत ज्यादा फड़का सकते हैं दुनिया को। मैं यहाँ पर आपको एक मिसाल देता हूँ। दुनिया के ऊपर अगर आपने ग्रिप हासिल करनी हो ना, तो 3 से 4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक, दुनिया के अंदर अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी जो आप अपने जहनों से अपने मुल्क के अंदर बैठकर बना सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज का कल्चर इंप्रूव करके बना सकते हैं। उसके बाद चाहिए आपको मटेरियल्स। सेंट्रल एशियन ममालिक के अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है। उसके बाद चाहिए आपको एनर्जी, यानी बिजली वगैरह। अब एनर्जी कोयल से भी होती है, पेट्रोल से भी होती है, सोलर से भी होती है, विंड से भी होती है, हाइडल से भी होती है। सो आप एनर्जी को भी समाओ मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद होता है फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल वही होता है जो आपका स्टेट पब्लिश करता है। जितना आपका स्टेट रेगुलेटेड होगा, डिसिप्लिन होगा, आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी उतना ही इफेक्टिव होगा और पैसों की आपको कमी नहीं होगी। सो ये वो चीजें हैं जो आपको चाहिए। इस वक्त अगर आप यूएस को देखें तो यूएस की प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा नहीं है, सर्विसेज ज्यादा है। उसके बाद उसके यहाँ पर जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो 15% उसकी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। और फाइनेंशियल सेक्टर ये है कि मतलब एक तरह के रगड़े हैं, पेपर करेंसी के ऊपर ट्रेड वगैरह जो कुछ है जो चल रहा है। ये यूएस का 15% का फाइनेंशियल सेक्टर है, तकरीबन $3 ट्रिलियन के करीब पहुंचता है। ये क्रश कर जाएगा अगर यूएस पेट्रो डॉलर से शिफ्ट हो जाए। मतलब डॉलर जो है उसके एवज में ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो
पेट्रोल ना दे बल्कि दूसरी करेंसीज में ट्रेड करना शुरू करें। उसके बाद ये जो भी डॉलर वॉलर है ये सारी की सारी मार खाना शुरू कर जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं मिलेगा। सो डॉलर की मतलब है ना धज्जियां उड़ जाएंगी। सो ये वो चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए। मतलब आइसोलेशन से भी कुछ नहीं होता। आइसोलेशन इनफैक्ट आपको रेगुलेट करने के लिए, आपको एक तरह से इवोल्व करने के लिए, आपको साइंटिफिक इनोवेटिव बनाने के लिए भी काम में आता है। जर्मनी को आइसोलेट किया था ना फ्रांस ने, बर्तानिया ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जर्मनी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई थी। तो नताइज क्या निकले? जर्मनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया। इसी तरह से उस्मानी तुर्कों ने यूरोप को आइसोलेट करने की कोशिश की तो यूरोप ने क्या हासिल किया? यूरोप टेक्नोलॉजिकली एडवांस कर दिया खुद को। उसी तरह से कम्युनिस्ट चाइना को भी आइसोलेट करने की कोशिश की गई थी तो कम्युनिस्ट चाइना ने भी खुद को एडवांस कर लिया। सो जिसको भी आप आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाता है, अगर उस मुल्क के अंदर एक अच्छी लीडरशिप वगैरह हो तो। अब आते हैं एक और पॉइंट के ऊपर कि ये लोग इमरान खान को मर्डर वगैरह करवाना चाहते हैं। अब मर्डर के हवाले से है ना, पॉपुलर लीडर का मर्डर होता है तो कौन से रिएक्शन होते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा मतलब है ना माजी में लेकर चलता हूँ, बहुत ज्यादा माजी में, यानी 2000 साल पहले रोम के अंदर सीजर आया था। सीजर आप सबको पता होगा, पूरी की पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन सीजर को खुदा मानती है, लेकिन हम मुसलमानों को यानी पता ही नहीं है कि सीजर क्या है, रोम के अंदर सीजर क्या था। सो सीजर के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि रोम के अंदर सीजर के आने से पहले एक बगावत हो रही थी स्पार्टकस ग्लैडिएटर के नाम से, जो एक स्लेव था जिसने आजादी का झंडा वड्डा उठाया और रोम के खिलाफ बगावत की, क्योंकि रोमन इकोनॉमी उस टाइम के ऊपर स्लेव्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी। स्लेव्स के बगैर इनके काम वगैरह नहीं हो रहे थे। सो स्लेव्स को ये बहुत ज्यादा रगड़ के रखते थे और उस टाइम के ऊपर रोम रिपब्लिक थी, यानी रोम के अंदर एक सेनेट थी। ये 2500 तकरीबन इस तरह की बात है, मतलब आज से 2500 या 2200 साल पुरानी बात है। सो रोम के अंदर एक तरह की सेनेटोरियल क्लास थी, तकरीबन 600 के करीब रोम के अंदर सेनेटर्स हुआ करते थे, जैसे हमारी पार्लियामेंट है। सो वो बैठकर रोम के तमाम तर फैसले वगैरह डिसाइड करते थे। मसला वहां पर यह हुआ कि जब स्पार्टकस की बगावत हुई तो रोम को मिलिट्री की जरूरत पड़ गई। अब मिलिट्री के लिए रोम के पास दो जनरल थे, एक था मार्कस क्राइसस और दूसरा था पोम्पे। अब पोम्पे और मार्कस क्राइसस को छोड़ दिया गया, रोम की सेनेट की तरफ से ऑथोराइज किया गया कि भाई जाओ जाकर स्पार्टकस की बगावत को कुचलो। सब लोगों ने मतलब फौजे वोजे भेजी, मार्कस क्राइसस के पीछे कुछ लोग चले गए, कुछ लोग पोम्पे के साथ मिलकर चले गए। तो इन दो जनरलों के पास थी और दोनों बाय द वे सेनेटर भी थे। सेनेटर वहां पर जनरल भी बन सकता था और जनरल ही आकर सेनेटर बन सकता था, लेकिन वहां पर रोम के अंदर रूल था कि जो रोम है उसके दाएं बाएं एक रिवर हुआ करती थी जिसे कहते हैं रूबिकॉन। सो वो इस तरह से डिसाइडेड था कि रूबिकॉन को कोई भी फौज क्रॉस नहीं करेगी। अगर कोई भी फौज रूबिकॉन को क्रॉस करेगी वो समझा जाएगा कि उसने रोम के ऊपर हमला कर दिया है और वो डिक्टेटरशिप इंपोज करना चाहता है। सो बहरहाल मार्कस क्राइसस ने पकड़ लिया स्पार्टकस को, उसको मार दिया, लेकिन पोम्पी समझ गया कि अब मार्कस क्राइसस जाकर कौंसिल ऑफ द रोम बनना चाहेगा। कौंसिल ऑफ रोम यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रोम, और वो सेनेट की मंजूरी से बन सकता था। सो उसके बाद वो रोम के अंदर ये पिटीशन वगैरह दे सकता है। इसीलिए पोम्पी ने क्या किया कि स्पार्टकस के जो कुछ साथी थे उनको पकड़ के उनके सर काटकर खुद ही जाकर रोम ले गया और रोम के अंदर दावा ठोक दिया कि मैंने स्पार्टकस को मारा है, मार्कस ने नहीं मारा। हालांकि स्पार्टकस की बॉडी वगैरह मिली नहीं थी, अगर बॉडी मिलती तो मार्कस क्लेम कर सकता था। बहरहाल इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया। सो मार्कस बिजनेसमैन था, ताजिर था, उसने क्या किया कि रोम के अंदर जो पोम्पी डिमांड कर रहा था कि हमारे फौजियों को कुछ जमीनें दी जाएं, मतलब इतनी बड़ी जंग करके आए तो नई टेरिटरीज कॉन्कर की है, वहां पर कुछ जमीनें वगैरह दी जाए ताकि वहां पर फौजी खेती बाड़ी करे और फौज का मोराल बुलंद हो। लेकिन मार्कस ने वो सेनेट के अंदर बिल मंजूर नहीं करवाने दिया। ये मैं 2000 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। अब पोम्पी और मार्कस के दरमियान ठन गई। इसी के दरमियान मार्कस की फौज के अंदर सीजर भी था और सीजर बाय द वे बड़ा ही अच्छा एक जनरल था। सीजर ने कहा तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो, एक काम करो मुझे कौंसिल ऑफ द रोम बनवा दो तुम दोनों मिलकर, मैं तुम दोनों को यूनाइट करके तुम दोनों के तमाम मसाइल अलग करवा दूंगा और सेनेट से भी बजट मंजूर करवा लूंगा जिस तरह का बजट तुम लोग चाहते हो। सो मार्कस और पोम्पे ने मिलकर सीजर को इलेक्ट करवा दिया, रोम का कौंसिल बना दिया, यानी रोम का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उसके बाद इसने दोनों की खिदमत की, लेकिन 2 साल बाद दोनों ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि इससे छुट्टी करवा दी जाए, यानी सीजर से। सीजर की छुट्टी करवा दी गई और सीजर को बड़ी मायूसी हुई, यार इन दोनों के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। और अल्टीमेटली इन दोनों ने क्या किया कि सीजर को भेज दिया फ्रंट के ऊपर, यानी नॉर्थ ऑफ द इटली, यानी फ्रांस के बॉर्डर की तरफ भेज दिया कि तुम वहां पर हो। और उस वक्त तक फ्रांस को रोम ने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ था। उस टाइम पर उसको गॉल कहा जाता था, यानी गॉल के ट्राइब्स थे वो वहां पर रहते थे और ये वो ट्राइब्स है जो बहुत पुराने ट्राइब्स हैं और आज भी फ्रेंच के अंदर थोड़े बहुत उनके नक्शे वगैरह मिलते हैं। सो गॉल के जो ट्राइब थे उनके साथ जंगों के लिए भेज दिया और उसे कैपिटल से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन सीजर था सो उसको भी बात समझ में आ गई कि इन दोनों ने मुझसे धोखा किया है, लेकिन वो गोल चला गया। लेकिन गोल जाने के बाद उसने क्या किया, गोल एक तरह की बड़ी वायलेंट टेरिटरी थी, जैसे अफगानिस्तान है ना जहां पर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, तो वहां पर भी ट्राइब्स रहा करते थे फ्रांस के अंदर और वहां पर भी कोई सेंट्रल अथॉरिटी वगैरह नहीं थी। सो सीजर ने यह प्लान किया कि अब मुझे गोल को फतेह करना है। जिस दिन मैं गोल को फतेह करूंगा तो मेरी एक बड़ी फौज बन जाएगी। फौज बनने के बाद मैं रोम के अंदर कहूंगा कि जाओ मुझे अब कौंसिल ऑफ रोम डिक्लेयर करो, क्योंकि
क्योंकि मैंने वो एरिया तुम्हें कॉन्कर करके दिया है जो किसी ने भी कॉन्कर नहीं किया था और कोई भी जनरल नहीं कर सका। सो सीजर ने वहां पर जंगों का ऐलान कर दिया और अपनी थोड़ी बहुत फौज के साथ चढ़ दौड़ा गोल के ऊपर और गोल को फतह कर लिया। लेकिन वहां पर एक रूल हुआ करता था सेनेट का कि कोई भी जनरल जब भी जंग करेगा तो सेनेट से परमिशन लेगा। सेनेट जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक वो जनरल जंग नहीं डिक्लेयर करेगा। सीजर ने सेनेट की परमिशन वगैरह नहीं ली थी। बहरहाल सीजर ने वहां पर जाकर गोल को कैप्चर कर लिया, गोल की बहुत ज्यादा फौजें भी हासिल कर ली, अपनी फौजी ताकत, अपनी मौशी ताकत सब कुछ बढ़ा दिया। उसके बाद सीजर आ रहा था वापस रोम के भाईजान अब मुझे मतलब है ना कुछ रिवार्ड दो। सीजर जब रोम आने की तैयारी कर रहा था उससे पहले ही सीजर को एक लेटर मिल जाता है कि पोम्पे जो उस टाइम पर कॉन्सुल ऑफ द रोम बन चुका था उसने ट्रीजन चार्जेस मूव कर दिए सीजर के ऊपर, यानी सीजर के खिलाफ सेनेट ने गद्दारी के चार्जेस मूव कर दिया। उसमें 3-4 चार्जेस थे। पहला चार्ज ये था कि तुमने सेनेट से पूछे बगैर तुमने जाकर वहां पर जंग कर दी। दूसरा चार्जेस ये था कि तुमने वहां पर बहुत ज्यादा मतलब कत्लो गारत किए। उसके बाद ये था कि तुमने पैसे बनाए और उसके बाद ये था कि तुमने इतनी बड़ी फौज बनाई ताकि तुम दोबारा से रोम को फतह कर सको। अब सेनेटर्स जो थे 600 के करीब वो पोम्पे को समझा रहे थे कि सीजर अब ताकतवर हो चुका है, अब सीजर के साथ हमने समझौता करना है। यानी पार्लियामेंट वहां की समझौता करना चाहती थी ताकतवर बंदे के साथ क्योंकि वो मिलिटरीली बहुत ज्यादा ताकतवर था। लेकिन मसला यह था कि पोम्पे को मतलब थी आग, जैसे इस वक्त नवाज शरीफ को आग लगी हुई है। हालांकि फौज के अंदर पार्लियामेंट सब कोई कह रहा है कि नवाज शरीफ को समझाओ कि इमरान खान ज्यादा ताकतवर हो गया और फौज भी कह रही है नवाज शरीफ को कि ना करो। लेकिन पोम्पे और नवाज शरीफ दोनों सेम थे। लेकिन उसने कहा कि हमने करनी है जंग। सीजर आ गया रूबिकॉन की तरफ। रूबिकॉन को उसने क्रॉस नहीं किया था। उसने सेनेट को कहा कि भाई ये जो ट्रीजन चार्जेस तुम लोगों ने मेरे सामने मूव किए हैं इसको हटाओ, छोड़ो, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया और मैंने तुम्हारे लिए ही तो सारा का सारा कुछ फतह किया है। मैं एक रोमन सिटीजन हूँ, गोल के लोगों को मैं सिटीजन बना रहा हूँ रोम का, मैं उन्हें एजुकेट कर रहा हूँ, रोम की ताकत बढ़ेगी, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो ये सब कुछ करके। लेकिन पोम्पे ने सेनेटर को सारों को बेवकूफ बना लिया। अल्टीमेटली सीजर को जवाब मिला कि भाई सेनेट तुम्हारे ऊपर से चार्जेस नहीं हटाएगी और सेनेटर भी इगोटिस्टिकल थे और पोम्पे के कहने के ऊपर आ गया। सीजर आ गया सीधा का सीधा रूबिकॉन क्रॉस करके सेनेट के ऊपर, रोम के ऊपर। रोम के ऊपर उसने हमला नहीं किया, सीधा पोम्पे के पीछे गया। पोम्पे ग्रीस भागया, ग्रीस में घुसा, पोम्पे को पकड़ा, पोम्पे को मार दिया। उसके बाद सारे सेनेटर को वापस लाया, सारे सेनेटर ने वो चार्जेस विड्रॉ किया और सेनेट को बिठा दिया। इन शॉर्ट हुआ ये कि जो सेनेटर्स थे वो तो समझ गए कि अब सीजर सबसे ज्यादा ताकतवर है और सीजर सेनेटर्स को समझाता भी था कि भाई मेरी बात मानो, मैं ये कर रहा हूं। उसके बाद सीजर ने प्लान किया कि अब हमने मिडिल ईस्ट की तरफ, जो आज का ईरान, इराक है, तुर्की है, इनकी तरफ हमने बढ़ना है और हमने इन लैंड्स को भी कॉन्कर करना है। फ्रांस कॉन्कर हो चुका है, सो रोम को बहुत ज्यादा कन्विंस कर रहा था कि अब हमने अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन वगैरह करनी है। मसला यहाँ पर यह हुआ कि जो रोमन के सेनेटर थे वो समझ गए थे कि अब सीजर इतना ताकतवर हो गया कि रोम के सेनेटर की अब वो इज्जत नहीं है। रोम की सेनेट अब रबर स्टैंप बन चुकी है क्योंकि सीजर ने तो हमें सबको मतलब एक तरह से जीत लिया है और हमने पोम्पे के कहने के ऊपर सीजर से समझौता नहीं किया। अगर हम सीजर से समझौता कर लेते तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते थे। लेकिन पोम्पे नवाज शरीफ था, वो समझौता नहीं हो सका। सो नवाज शरीफ का भी गर्दन उड़ गई और पोम्पे की भी उड़ गई। लेकिन मसला यह था कि अब सेनेटर फंस गए थे। सेनेटर्स ने क्या किया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉन्स्पिरेसी हैच की कि ये रिपब्लिक के लिए खतरा, ये डिक्टेटर है। इन शॉर्ट सेनेटर चाहते थे कि हमारी ताकत बढ़े, हम सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाए और सीजर की कम हो जाए। सीजर की लोग बड़ी इज्जत करते हैं, सीजर ने बहुत सारे मसले हल कर दिए हैं लोगों के, सो हमारी तो अब कोई वाहवाह ही नहीं करा। सो इन शॉर्ट सेनेटर ने मिलकर यह प्लान किया कि अब सीजर को हमने करना है कत्ल। एक दिन उन्होंने सीजर को बुलाया और सीजर को पीठ में उन्होंने मार दिया खंजर और सीजर को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से सेनेट के अंदर मार दिया, कत्ल कर दिया। सो सीजर तो मर गया। उसके बाद सेनेटर ने सोचा कि अब सीजर मर गया, एक मतलब आइडियल बंदा था जो रोम जिसके चारों तरफ सब लोग वाह वाह करते थे, वो मर गया। अब सारे के सारे रोमी हमारी वाह वाह करेंगे, सेनेटर की वाह वाह करेंगे, अब सेनेट क्लास दोबारा से ताकतवर हो जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये सारे के सारे बड़े अच्छे पॉलिटिशियन थे, सीजन पॉलिटिशियन थे सेनेट में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद हो गई सिविल वॉर रोम के अंदर और सिविल वॉर के नतीजे में हुआ यह कि बहुत ज्यादा सेनेटर मारे गए, बहुत ज्यादा लोग मारे गए। जिन सेनेटर ने सीजर को मारा वो सारे के सारे मार गए। इतनी कत्लो गारत हुई, इतनी कत्लो गारत हुई। उसके बाद जाकर मार्क एंटनी आया। उसके बाद रोम के अंदर एक अच्छा खासा पीरियड सिविल वॉर के अंदर चला, तकरीबन 25 से 30 साल सिविल वॉर चलती रही रोम के अंदर। उसके बाद क्या हुआ कि रोमन रिपब्लिक ही खत्म हो गई, यानी जिस जमहूरियत को बचाने के लिए उन्होंने सीजर को मारना की कोशिश की थी वो जमहूरियत ही खत्म हो गई और उसके बाद रोम रिपब्लिक से एम्पायर बन गया और एम्परर रूल करने लगा। अब वो एम्परर परमानेंट था, अपने लाइफ टाइम के लिए था। एम्परर अपना सक्सेसर भी खुद मुकर्रर करता था और ये मतलब कैसे हुआ कि अल्टीमेटली लास्ट में जाकर एक एम्परर था और सेनेटर था, इन दोनों के दरमियान समझौता हो गया कि सेनेट एम्परर के मामलात में दखलंदाजी नहीं करेगी, एम्परर सेनेट के मामलात में दखलंदाजी नहीं करेगा, सेनेट एम्परर को डिक्टेट नहीं करेगी, एम्परर चाहे तो अपना सक्सेसर खुद भी अपॉइंट कर सकता है। सो इस तरह का समझौता हो गया और अल्टीमेटली रिजल्ट ये निकली कि रोम की रिपब्लिक गिर गई। अब ये वो लोग थे जो जमहूरियत लाना
चाहते थे, अल्टीमेटली उन लोगों ने डिक्टेटरशिप लाकर छोड़ दी और सिविल वॉर अलग से करवा दी। हालांकि अगर सीजर के साथ कोऑपरेट करते तो कुछ दिनों के बाद सीजर को ये पैसे भी हटा सकते थे या सीजर की अपनी नेचुरल डेथ हो सकती थी, लेकिन अल्टीमेटली उन लोगों ने कत्ल करने का प्रोग्राम किया। सो उन लोगों ने जो प्लान किया उसके नतीजे में रिपब्लिक ही उड़ गई रोम की। सो ये वो लोग होते हैं जो आपके इस वक्त आपकी यहाँ पर जो जमाते हैं, पीपल्स पार्टी, पीडीएम, ये सारे के सारे इनके अंदर मौजूद है। सो ये वक्त का ऐसा भाव है जो बार बार रिपीट होता है। अल्लाह की कुदरत है, ये सारे के सारे जो हिस्टोरिकल एविडेंसेस है ये हमें ये बताते हैं कि तारीख एक तरह से खुद को बार बार रिपीट करती आ रही है। तारीख के अंदर जालिम भी होंगे, मजलूम भी होंगे, फिरौन भी होंगे, यजीज भी होंगे, फिर वो दूसरे नामों से होंगे। आज के यजीज का नाम जनरल आसिम मुनीर है, फिरौन का नाम जनरल आसिम मुनीर है। इसी तरह से तारीख अपने आप को रिपीट करती हुई आ रही है। सो हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ समझने की जरूरत है। रही बात पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, तो इमरान खान को पहली कोशिश ये करनी होगी कि इमरान खान को फौज के ऊपर कंट्रोल हासिल करना होगा। जिस दिन इमरान खान फौज के ऊपर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हो गया तो ये बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस बड़े आसान है कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ये लोग नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये लोग ये यहाँ पर बैठेंगे भी नहीं, इनकी फैमिली वगैरह सारी की सारी यहाँ से चली जाएगी। लेकिन हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये लोग भले चले जाएं, इनकी हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सजाएं देने से ज्यादा ये है कि इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी जो वेल्थ है, जो कि एक्चुअली में पाकिस्तान की वेल्थ है, वो किन किन लोगों के थ्रू वेस्टर्न ममालिक में गई है, उनको ट्रैक करके उनको पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दौलत हासिल करना ज्यादा जरूरी है इनकी गर्दनें मारने से। इनसे अगर हमने पैसे छीन लिए ना, ये तो फिर से भिखारी बन जाएंगे और फिर सड़कों के ऊपर भीख मांगते फिरेंगे। सो ये हम पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इस मुल्क की है वो है आर्मी, इसको कैसे जीतना है। दूसरा, पैसे जो चोरी हुए हैं वो कैसे वापस लाने। बाकी इनकी गर्दनें मारना वगैरह वगैरह ये फजूल के काम है, ये बाद में भी देखे जा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।